और चलिए अब पैनल डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं सेकंड पैनल के केसी मालू जी, राजस्थानी म्यूज़िक क्रिएटर। सर कृपया मंच पर पधारें। और म्यूज़िक का ही मैं जिक्र कर रही थी अभी, और केसी मालू जी कोई वो नाम है जो राजस्थान में एक जाना पहचाना नाम है, जो राजस्थानी म्यूज़िक में के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। और वो राजस्थानी म्यूज़िक जो प्रदेश ही नहीं देश विदेश में भी अपनी पहचान रखता है और लोगों को पसंद करता है। नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं रजत सेठी जी, जीएम होटल फेयरमाउंट जयपुर। रजत सेठी जी। हुसैन खान जी, प्रेसिडेंट होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। हुसैन खान जी। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं अपूर्व कुमार जी, एमडी क्लार्क्स ग्रुप ऑफ होटल। अपूर्व कुमार जी एमडी हैं क्लार्क्स ग्रुप ऑफ होटल्स के। और सर आप भी पैनलिस्ट के रूप में हिस्सा लें और जिक्र करेंगे कि होटल मैनेजमेंट में या होटल पर्यटन में किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रहा है। डॉक्टर अभिषेक शर्मा इकोनॉमिस्ट हमारे साथ में हैं और सर आप भी पैनलिस्ट के रूप में हिस्सा लें। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पैनल की शुरुआत करेंगे और मॉडरेटर के रूप में एक बार फिर से मैं मौली को बुलाना चाहूँगी। मौली गंभीर, प्लीज़ आप पधारें। आगे जाकर जो दिशा पर्यटन का प्रोत्साहन लेगा राजस्थान में, उसके बारे में और चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले मैं केसी मालू जी आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि राजस्थान में जो रॉयल वेडिंग को लेकर देश विदेश से लोग आते हैं, प्रसिद्ध है राजस्थान उसको लेकर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, इनको छोड़कर और ज़िलों और ज़िले जो हैं उनको लेकर क्या आगे को लेकर योजना है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जयपुर, जोधपुर लोग इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ तक जाने के साधन हैं, वहाँ उनको रुकने की जगह है और जो सारा कंफर्ट वो चाहते हैं मिलते हैं। तो अन्य जो जगह है वहाँ पर ये सुविधाएं जब डेवलप होंगी, जाने के साधन मिलेंगे, रहने का चाहिएगा, खाने के रेस्टोरेंट्स चाहिएंगे, तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। यदि वहाँ तक लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको फिर एक अलग राजस्थान दिखाई देगा, एक कलरफुल राजस्थान दिखाई देगा। और जो एक महलों किलों की जो इमेज है उससे आगे भी बढ़ के कि झोंपड़ियों में भी या टीलों में भी या गांव में भी कुछ अलग कल्चर, अलग कलर है, वो लोग समझ सकें। राजत जी आपसे पूछना चाहूँगी कि होटल इंडस्ट्री इस वक्त इस मुकाम पे है कि बहुत संघर्ष, चैलेंजेस की भी बात होती है और बहुत ज़्यादा जो जर्नी अभी तक रही है, माइलस्टोन्स भी काफ़ी पार करे हैं, लेकिन आपके अनुसार कौन से जो चैलेंजेस हैं उनको अभी सरकार द्वारा आप चाहेंगे कि वो एड्रेस हों? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टूरिज़्म को बहुत कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द कंट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। So that is one of the reasons that Rajasthan has emerged as a wedding capital, not only for the country but internationally as well. So Rajasthan internationally world map के ऊपर एक wedding destination की तरह उभर के आया है। And if अगर आप 15 साल पीछे जाते हैं तो 2009-10 से ये इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई थी। पहले destination weddings नहीं हुआ करती थी। So I think Rajasthan was one of the first states जिन्होंने ये opportunity देखी and infrastructure दिया। किसी भी इंडस्ट्री को थ्राइव करने के लिए, जैसे वेडिंग इंडस्ट्री के लिए बेसिकली देयर आर 3 pillars. One is connectivity, second is availability of luxury rooms and third is the hospitality and the cuisine. So वो तीनों राजस्थान के अंदर surplus हैं, मतलब those 3 pillars are there and they are very strong in the state. So that is one of the reasons that Rajasthan is a preferred destination over any other state in the country, whether it is Goa or it is down south in Kochi or it is Bangalore. So पर हम इस लॉरल के ऊपर कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। अभी बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस आ रहे हैं, इमर्जिंग डेस्टिनेशंस हैं। सो वो थ्रेट हैं और चैलेंजेस हैं हमारे लिए। There are a lot of international destinations which have come up. This is it's a very big industry. Wedding industry is a very, very big industry. And
all the international locations are also eyeing on this industry. जो बड़े बड़े international locations हैं, जहाँ बड़े बड़े hotels हैं, whether it is Baku or it is Thailand or it is Indonesia or it is Kenya, even Kenya, वहाँ पे सारे hotels जो हैं वो बहुत सारे wedding shows करते हैं अब to attract business from this industry. So that is a major threat which I foresee, and not only Rajasthan internationally, but there are a lot of states also within the country now which are emerging as good destinations for wedding. जो बजट होटल का योगदान है बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें पर्यटकों की तो 80% पर्यटक उनका भार बजट होटल उठाते हैं। तो इन होटल्स के प्रोत्साहन के लिए आपकी क्या आस है सरकार से? हमारी जो पर्यटन नीति 2024 आई उसमें माननीय भजनलाल जी की सरकार और माननीय दिया जी के नेतृत्व में जो अभी टूरिज्म सेक्टर है, इन्होंने जो पर्यटन नीति जो बनाई उसमें स्टेक होल्डर है उन सब से राय मशवरा किया, उनकी छोटी छोटी बैठकें बुलाई और उनको पूछा कि किस तरीके से राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं। और जो सुझाव हमने दिए उनको, उन सुझावों में से 80 से 90% सुझाव उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी के अंदर सम्मिलित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी वैल्यू दी उन लोगों को जो लगातार फील्ड में बने रहते हैं और जो हकीकत को जानते हैं। अब बात आपने की बजट होटल की, तो राजस्थान में करीब करीब 17,000 होटल है, उनमें 80% बजट होटल्स है। और सबसे बड़ी समस्या बजट होटल की ये होती है कि चूँकि वो किराया कम लेते हैं और बजट होटल की जो रेट है वो करीब करीब 1,000 से 2,000, 2,500, 3,000 तक होती है। हम ये कहते हैं कि जो टूरिज्म विभाग है, जो हमारे अधिकारी भी यहाँ थे, अभी स्टेज पर भी थे, सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया, लेकिन उद्योग के दर्जे के लिए आपको नगर निगम का लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसके लिए आपको एक इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है टूरिज्म विभाग से। और जब वो इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट आप जब लेते हैं तो आपके बिजली के बिल कॉमर्शियल से इंडस्ट्रियल कन्वर्ट होते हैं, और वो ही नहीं है, चाहे लोन की बात हो या अन्य बात हो, उस इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के द्वारा ही आपको इंडस्ट्री की सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन इंडस्ट्रियल सुविधा मिलने के लिए आपको वो इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास नगर निगम का लाइसेंस होना आवश्यक है। चूंकि पर्यटन विभाग भी बजट होटलों के लिए एक पॉलिसी है कि 20 कमरों तक वो आपको पर्यटन विभाग का लाइसेंस देते हैं। तो हमारा ये निवेदन है पर्यटन विभाग से कि आप नगर निगम के लाइसेंस लेकर के तो आप इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन आप अपने वाले लाइसेंस से नहीं देते हैं। तो आपके लाइसेंस की भी इतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी नगर निगम के लाइसेंस की होती है। बस ये बोलने के लिए मैं इजाज़त चाह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि पर्यटक अपने परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, वैसे ही उनको महसूस होना चाहिए, और जो होता है राजस्थान में जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन और भी जो आप कह रहे हैं सरकार के द्वारा मदद होनी चाहिए, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं। जी बताइए। देखें, सरकार तो मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार लगातार पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए अपने स्तर के जितने प्रयास करने के जो है हमने जो प्रपोजल दिए वो पर्यटन कर रही है। जी, बात यह है कि जो पर्यटन नीति है उसमें जैसे हमने प्रपोजल दिया कि हमारे को प्रत्येक वर्ष नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार ने कहा अब नहीं लगाने पड़ेंगे, 10 साल के लाइसेंस बनवा लो। सरकार ने एक अच्छा काम किया, अब 10 साल के लाइसेंस एक साथ बनने लगे नगर निगम के। 10 साल तक आपको नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट कौन सा होता है, नगर निगम, जेडीए, पुलिस स्टेशन, ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपका छुटकारा नगर निगम से 10 साल के लिए गया। अब आपने कहा फायर लाइसेंस, सरकार ने पर्यटन नीति में डाल दिया कि फायर लाइसेंस आप 3 साल का बना सकते हैं, प्रतिवर्ष बनाना पड़ता। तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। अब सरकार ने वो सभी यूनिट जो टूरिज्म से रिलेटेड है, चाहे तो आपने अगर छोटा आपके पास में अगर
कोई भी, अगर आप बस खरीदते हैं छोटी एक पर्यटकों के लिए, उसको एक पर्यटन यूनिट मान लिया। पर्यटन यूनिट मानने का मतलब ये होता है कि सारी सरकारी योजनाएं उनको मिलना शुरू होती है। आपने एक छोटा बोट खरीदा रिवर फ्रंट के लिए, उसको भी आपने टूरिज्म यूनिट मान लिया। आपने अगर एक मोटल खोल दिया हाईवे पर कहीं पर भी, उसको टूरिज्म यूनिट मान लिया। तो इस तरीके से मैं सबके नाम लूंगा तो मेरे को लगता है 20 मिनट लगेंगे। करीब करीब 25 से 30 ऐसे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो टूरिस्ट के लिए काम आने वाली जो सुविधाएं हैं, उनको सरकार ने टूरिज्म यूनिट मान लिया, जिससे आने वाले दिनों में उन सबको टूरिज्म विभाग की जो भी रियायतें हैं वो मिले, सरकार से जो लोन की जो रियायतें वो मिले। तो हम ये कहते हैं कि सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, और हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो अनछुए स्थान है राजस्थान के अंदर में, जैसे कोटा संभाग है, जैसे शेखावाटी संभाग है, जैसे शेखावाटी संभाग के अंदर में फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, सरदार शहर है, रतनगढ़ है, ये सारे इलाके जो हैं, तो इन स्थानों पर हमारे पुरानी हवेलियां हैं, लेकिन वहां का प्रचार प्रसार पूरा ना होने के कारण में, अच्छे से प्रचार ना होने का, जैसे प्रचार की हमने बात करी, पिछले सेशन में भी हम बात कर रहे थे कि प्रचार सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक्चुअली जो आपने एक बात करी नंबर्स को लेकर भी मैं जानना चाहूँगी, अभिषेक जी भी हैं हमारे साथ, जो योगदान पर्यटकों का होता है, अगर आप थोड़ा सा और हमें बता सकते हैं। मैं वापस जाऊंगी बजट होटल्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि अगर राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था की बात करें और टूरिज़्म उद्योग का राजस्थान की आय में क्या योगदान है, देशी जो पर्यटक हैं और विदेशी पर्यटक उनका। नमस्कार सभी लोगों का, और नमस्कार जी राजस्थान का इस शानदार प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि राजस्थान के जीडीपी में अगर हम बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें, तो उद्योग, जो टूरिज़्म उद्योग है, ये कहाँ क्या स्थान रखता है। लगभग आज की तारीख में जो 2023 के वेरीफाइड आंकड़े हमारे पास आए हैं, 24 के आंकड़े भी पब्लिश होना बाकी हैं, लगभग 12% जीडीपी, 12% से ज़्यादा जीडीपी का योगदान टूरिज्म सेक्टर से आ रहा है राजस्थान में। इसको अगर हम पूरे देश की जीडीपी से कंपेयर करें तो इंडिया में लगभग 5 से 7% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म से आता है। तो राजस्थान ऑलमोस्ट डबल है अगर हम इंडिया की बात करें तो। पर चूँकि हर देश में, हमारे देश के हर राज्य में अपनी अलग भौगोलिक स्थिति है, और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अभिशाप भी है और कहीं ना कहीं वरदान भी है। हमारे यहाँ जो आज जैसलमेर में आप चले जाएं, जो आज हमारे डेजर्ट है, वो हमारे लिए गर्मियों में अगर हम बात करें तो टूरिज़्म बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, और हम लोग विंटर्स में बात करें तो वरदान हमारे लिए है। तो राजस्थान में चूँकि हमारी भौगोलिक स्थिति बड़ी डिफरेंट है, हमारे पास इंडस्ट्री जो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, सरकार अपने अथक प्रयास कर रही है, पर हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण उस लेवल पे जाके इंडस्ट्री हमको नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ बारिश के लिए हम लोग पूरे मतलब उद्योगों के लिए अगर हमको पानी चाहिए तो हम बारिश के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है राजस्थान का, वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो टूरिज़्म ही है, जहाँ से हमारे जीडीपी में योगदान आ सकता है, जीडीपी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये जो 12% है, ये आज से 10 साल 15 साल पहले कितना था और हम इसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो पिछले 15-20 साल का मैं एनालिसिस करता हूँ इकोनॉमी का, जीडीपी का, राजस्थान का, कि ये हम आसानी से अगले 5 साल में इसको 25% या उससे ऊपर लेकर आ सकते हैं जीडीपी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार इनिशियल लेवल पे सरकार ने प्लान किया है। नई जो पर्यटन नीति है उसके बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग बात करेंगे कि एक राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी, 2003 में थी, 2010 में आई, फिर नई नई नीतियाँ आती गई, तो 19 में आई, 22 में आई। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2024 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लॉन्च करी राइजिंग राजस्थान में। बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने उसमें दिए हैं। आपकी कोई भी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है, आपको कन्वर्ट कराना है उसको अगर होटल इंडस्ट्री के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कन्वर्ट होगी।
स्टैम्प ड्यूटी आपको कोई पे नहीं करनी कन्वर्जन पे, आपको कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, इसमें 75% तक आपका SGST का रिम्बर्समेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है। और इसके अलावा बात करें हम लोग तो बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं, PF से एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी सरकार आपको दे रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है उस चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रयास इसमें अभी भी बाकी हैं, और अगर वो प्रयास हो पाए तो आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की GDP में जो कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर से, ये डेफिनेटली 25% से ऊपर आएगा। What is relevant is how are we setting the vision for India? Because my company has got investment in 27 states in India, and we are responsible for putting up the first 5-star hotel of Jaipur when nothing was around. And so we have seen the history of tourism of India ever since 1947, and we have seen what journey tourism has followed and what challenges it has faced. And we are connected with the tertiary and the primary sectors of economy as well in the family business. So I can tell you about all of them. Number one is that India is a country which has the maximum potential but the minimum performance. That means the gap between performance and potential is the highest. And why do I say so? So if you read this, I don't know whether you read Angus Madison, the historian, he said from the year 1 to year 1820, India had 23% of the share of the world economy, or GDP, right? And after the Britishers left, they left us with 3%. So Molly, you know, and what is the GDP of India today? Right? So today, we are still hovering around 3% of the world GDP. And in 1947, also we were 3%. So where is the progress? So what I would say here is that what should be the GDP? Now, if India has 18% or 19%, I would say, because the Sensex is there to come, of the population of the world, then we should have 19% of the GDP of the planet. Now, second part, we were talking about the wedding tourism and other tourism. There is no state in India which has followed the environment, social governance, and you can say ESG standards. There is no destination, you can say, in India which has done that. So if we can make ESG norms in Rajasthan for every sector, you can imagine what's going to happen. अर्शद जी से मैं इस वक्त ये जानना चाहूँगी कि वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने बात करी, वेडिंग डेस्टिनेशन कैपिटल माना जाता है बहुत सारी जगहों में जयपुर को, तो इवेंट प्लानिंग के बारे में हम कैसे बात नहीं कर सकते हैं? तो इवेंट प्लानिंग इंडस्ट्री जो है, जिसके बारे में चैलेंजेस की बात भी हो रही है, तो आप क्या बताना चाहेंगे और क्या आस है आपकी कि इमीडिएटली जो सॉल्यूशंस हैं वो आने चाहिए? थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग इवेंट कैपिटल ऑफ द कंट्री में बैठे हैं जयपुर में, एंड ग्लोबल कैपिटल ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी जयपुर कहलाता है, तो हम सही जगह पे हैं। और सही जगह पे होने के कई कारण हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा काम किया जाना अभी बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ उस स्टेज पे हैं कि हमें इस पूरी इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आ रहा है, सिर्फ अभी भी हम उसे एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में नहीं आए। आज से 8-10 साल पहले बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स वेडिंग्स को करने में काफ़ी बेइज्जती समझा करते थे, उन्हें लगता था कि वेडिंग हमारे लिए नहीं है, उसमें से मैं भी शुमार था उसमें एक। लेकिन धीरे धीरे जब हमको एहसास हुआ कि पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान आने लगे, ख़ासतौर से राजस्थान, लिज हर्ले को अगर शादी करनी है तो वो राजस्थान आना चाहती है, रवीना टंडन को करनी है तो आना चाहती है, तो जिस तरीके का माहौल बदला यहाँ पे, तो उसे देखते हुए पूरी इंडस्ट्री ने इसको बेहतर तरीके से समझा। मेरी ये बात और ज़्यादा मजबूत होती है इससे कि ये होटल्स जो हैं वो पिछले 70 साल से खड़े हैं इस मुल्क के अंदर। ये जो गढ़ हैं
ये जो महल हैं ये भी 100 साल से खड़े हैं। एक पॉलिसी का एक सही चैनल की परेशानी थी, जो कि मेरी इंडस्ट्री इवेंट मैनेजर्स के आने के बाद में थोड़ा बहुत चैनलाइज हुआ। एक और बात अभी मंच से हुई थी कि थोड़ा राजस्थान का मौसम थोड़ा सा इवेंट्स के लिए, वेडिंग्स के खिलाफ है। रजत ने कही थी बात, मैं रजत से ही पूछूंगा कि गर्मियों की कौन कौन सी डेट्स इनके होटल में खाली हैं, नहीं है। तो मौसम को भी किसी हद तक जयपुर ने, उदयपुर ने, जोधपुर ने ओवर कम किया है। वेडिंग्स हो रही हैं इस टाइम पे भी। ये बात सही है कि बहुत ओपन एरियाज़ में नहीं हो रही है, और हमको गवर्नमेंट से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है। गवर्नमेंट कितना पूरा कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये एक सवाल हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी हमको सिर्फ एक उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो सिंगल विंडो परमिशंस चालू करे हर एक के लिए, चाहे होटल्स के लिए चालू करे, हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके लिए चालू करें, हम लोगों की जो इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजर्स के लिए चालू करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमको मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं एक इवेंट के लिए। जो सरकार ने होटल इंडस्ट्रीज़ को छूट दी है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वो पर्याप्त है या और भी आपको लगता है रियायतों की आवश्यकता है? आई थिंक अगर विद इन द कंट्री हम देखें तो राजस्थान, जैसे मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पर्यटन, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है गवर्नमेंट कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। सो इसका सीधा सा उदाहरण आप देखेंगे कि कोई भी नया इंटरनेशनल ब्रांड जो इंडिया में लॉन्च होता है वो राजस्थान में ही लॉन्च होता है। फेयरमाउंट होटल जो आज से 12 साल पहले लॉन्च हुआ था वो राजस्थान में लॉन्च हुआ था, जयपुर के अंदर। अभी वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया इंडिया में लॉन्च हो रहा है, वो जो हिल्टन का टॉप ब्रांड है वो राजस्थान में लॉन्च हो रहा है कोकस के अंदर। रैफल्स जो अगेन वर्ल्ड का टॉप ब्रांड है वो भी राजस्थान में लॉन्च हुआ। सो ये आपको क्लियर इससे इंडिकेशन मिलता है कि राजस्थान के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट है फॉर अ बिजनेसमैन टू ओपन अ होटल वो और स्टेट में नहीं है। So within the country, I can say hands down that the support which a hotelier is getting in Rajasthan, it is better than any other state. मेरे ख्याल से राजस्थान में जो वेडिंग के लिए जो लोग आते हैं उसमें 80% राजस्थान मूल के लोग आते हैं। और राजस्थान मूल के लोग क्यों आते हैं? डिफरेंट क्लाइमेट होने के बाद भी आपका 52 -5 जो क्लाइमेट है उसमें भी राजस्थान के लोग क्यों आते हैं कि उसको इस मुल्क से ममत्व है और वो अपने मुल्क में आके शादी करना चाहते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाना चाहते हैं। आप देखिए कि सारा अब जीन्स पहनने वाले लोग भी उस वक़्त घाघरा लुगड़ी पहन के या अपना पगड़ी लगा के सारे जो लोग शादी में आते हैं तो राजस्थान के रीति रिवाजों को अपनाना चाहते हैं, राजस्थान के गीत गाना चाहते हैं, राजस्थान का नृत्य देखना चाहते हैं, अपनी माटी से जुड़ना चाहते हैं। छोटी जगह पर भी टूरिज़्म हो सकता है और हम राजस्थान के बारे में जानकारी यदि बताएं तो बहुत अच्छा हमारा पब्लिश हो सकता है और कई गुना हम विदेशियों पर क्यों निर्भर करें, हमारा देश में ही बहुत है और हमारे प्रांत के लोग समर्थ हैं टूरिज़्म के लिए, उनको भी राजस्थान दिखाना बाकी है, उनको दिखाएं। जी बिल्कुल, राजस्थान फोक डांस तो दुनिया भर में मशहूर है और जैसा कि आपने बोला कि देश भर से लोग राजस्थान आते हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी, वो अपने में ही एक ब्रांड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके समय के लिए। बहुत ज़्यादा चर्चा और जारी रख सकते हैं लेकिन समय हमारा निकला जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच।